तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सियोम, थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में। ये हमारा EMRS TGT मैथ्स टीयर 2 की सीरीज़ का थर्ड टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने कवर कर दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को। सेकंड हमने कवर कर दिया है इनइक्वालिटी को विद क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपकी PDF आज आपके ग्रुप में आ जाएगी। और अब हम थर्ड पार्ट को कर रहे हैं कवर, जिसका नाम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये बहुत ज़्यादा थ्योरी का पार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, प्लस में थ्योरम्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बस इसकी थ्योरम्स ज़्यादा याद करनी है। ये बहुत ज़्यादा इसके MCQs डायरेक्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, या फिर जो ट्रायंगल की एंगल सम थ्योरी है वगैरह, बहुत ज़्यादा थ्योरीज है ना, वो सीधी आती हैं इसमें, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम आज सीखेंगे एक्सियम, थ्योरम और पोस्टुलेट्स को पढ़ने के लिए कि स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, मैथमेटिक्स में ना, तो हम स्टार्ट ही कर देते हैं सीधा कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज़ समथिंग दैट यू से और राइट स्पेशली फॉर्मली, यानी फॉर्मल कोई आपने स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट बोल देंगे। आपने कुछ लिख दिया फॉर्मली, ठीक है। तो देखो, इसमें दो तरीके की स्टेटमेंट होती है मैथ में। पहली होती है ट्रू स्टेटमेंट और दूसरी होती है फॉल्स स्टेटमेंट। एक एक्स्ट्रा और होती है मे बी स्टेटमेंट, ठीक है, पर वो मैथ में नहीं करते हम। मैथ में आइदर यू आर ट्रू और यू आर फॉल्स, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट का। देखो, ट्रू स्टेटमेंट ऐसी है जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है भाई। जिसको क्या बोल दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, मे बी। जो मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होती, लाइक इट मे बी कोल्ड टुडे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें मे बी आ जाए या जिसमें पक्का हम कुछ भी नहीं कह रहे, वो मे बी स्टेटमेंट होती है। ये हालांकि आपके काम की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट यानी जो झूठ है बात, यानी सन राइजेज फ्रॉम वेस्ट, ही झूठ बात है, तो फॉल्स स्टेटमेंट के अंडर आ गई, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं ट्रू स्टेटमेंट के बारे में। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रू स्टेटमेंट। पहला तो ट्रुथ विद प्रूफ, यानी जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है और उसका प्रूफ भी है, ठीक है। उसका हमारे पास प्रूफ भी है और वो सच्चाई हम जानते भी हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने बिजली का बिल भर दिया बाय शोइंग बिजली का बिल की पिक, ठीक है। मतलब भाई, मैंने बिजली का बिल भर दिया, ये मैं किसी को बता रहा हूँ और मैंने उसको बिल की पिक्चर भी दिखा दी कि देखो ये भरा हुआ बिल है। तो ये क्या हो गया? ट्रुथ विद प्रूफ हो गया, है ना। ऐसे ही आ जाओ, अनदर टाइप इसका क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ब्रह्मांड का सच, ठीक है। इनको ट्रुथ माना जाता है विदाउट प्रूफ, यानी ये क्या है? इनका कोई प्रूफ नहीं है, इनको सीधा सीधा सच मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो होते हैं बेटा। पहला देखो आ गया ना, एक्सियोम, और दूसरा क्या होता है? पोस्टुलेट। देखो, एक्सियोम होते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हर जगह सच होते हैं। जैसे कि भाई हम ये कह दें कि सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एक ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है, जो सबको पता है, और इट इज़ एवरीवेयर ट्रू, ये संसार में हर जगह सत्य है, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट्स, ठीक है। देखो, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ट्रू स्टेटमेंट्स के, जिनको एक्सियोम के एग्जाम्पल जो यूक्लिड ने दिए हैं वो आगे आएंगे, ठीक है। फिर जाओ पोस्टुलेट्स के। भाई, ये भी अज्यूम कर लिए जाते हैं ट्रू विदाउट किसी प्रूफ के, कोई प्रूफ नहीं होता है इनका, ठीक है, और इनको ट्रुथ अज्यूम कर लिया जाता है, सच मान लिया जाता है। बट देखो, इनमें ना एक मेन डिफरेंस है एक्सियोम वर्सेस पोस्टुलेट्स में, कि ट्रुथ ये भी होते हैं, ट्रुथ ये भी होते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर जगह सच है। लेकिन बेटा, ये वाला जो है ना पोस्टुलेट्स, ये ध्यान रखना, पोस्टुलेट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होता है। याद ऐसे कर लेना, ज्योमेट्री में टी आता है और पोस्टुलेट में भी टी आते हैं, ठीक है। बाकी तो देखो अपनी सबकी ट्रिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में यही ध्यान रखना कि भाई पोस्टुलेट्स आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये आपका PYQ में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, KVS NVS में ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स की ओर,
ठीक है। तो यूक्लिड के बेटा कुछ कुल 5 से 7 एक्सियोम्स थे, तो हम उनको पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट एक्सियोम की ओर आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद करने वाली चीज़ें। देखो कितनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें बोली हुई हैं, ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तो हैं ही नहीं। देखो डेफिनेशन देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ के बराबर है ना, वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम कहेंगे भाई ए और सी आपस में इक्वल है। जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सी भी बी के इक्वल और ये ए भी बी के इक्वल, तो ये आपस में बराबर आ गया। ठीक है, ये इसका एक्सियोम नंबर 1 हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सियोम नंबर 2 की ओर। एक्सियोम नंबर 2 कहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था एक्सियोम 1। अब देखो एक्सियोम 2 भी ऐसे ही यही बकवास चलती रहेगी अब थोड़ी 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 थोड़ी। तो एक्सियोम 2, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यानी इक्वल चीज़ों को इक्वल में जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, कि भाई इक्वल को इक्वल्स में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल की स्पेलिंग गलत होगी भाई। ठीक है, फिर अगेन मैथमेटिक्स टीचर का माफ होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। इफ़ ए इक्वल्स टू, और ये आपको ना नंबर वाइज याद रखने हैं कि एक्सियोम 1 में क्या बोला था, एक्सियोम 2 में क्या बोला था। ऐसे नहीं भाई रैंडमली एक्सियोम था बस एक्सियोम था, नंबर वाइज याद रखो कि भाई ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू सी है। इनको ऐड कर देंगे ना तो ए प्लस सी इधर बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप कोई एक्स इक्वल टू वाई ले सकते हैं और ए प्लस एक्स बराबर है बी प्लस वाई बोल सकते हैं। जो मैथ में हम करते हैं वो एक एक्सियोम इसने माना हुआ है। ठीक है, कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से एक्सियोम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एक्सियोम नंबर 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। भाई इक्वल चीज़ों को इक्वल चीज़ों में से घटा दोगे तो क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। यानी ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू सी है, तो भाई ए में से सी घटा दो और बी में से भी सी घटा दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर ही आएगा। ठीक है, अब बेटा इन चीज़ों की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं एक्सियोम्स में। ठीक है, तो अब अगले एक्सियोम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। थिंग्स विच कॉन्साइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, पी क्यू जो लाइन है ना, पी क्यू जो लाइन है वो क्यू पी पर ही तो पड़ी है। देखो ये पी क्यू और ये क्यू पी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो पी क्यू बराबर क्यू पी। अच्छा देखो ये एंगल ए बी सी है ना, और ये एंगल सी बी ए है, ये एक दूसरे के ऊपर है तो एंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी बी ए के। अच्छा देखो ये ज्योमेट्री स्पेसिफिक एक्सियोम आ गया ना, तो इससे कोई ना कोई पोस्टुलेट प्रेरित हो रहा होगा। ठीक है, इससे कोई ना कोई पोस्टुलेट निकल रहा होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, मुश्किल ये भी नहीं था। एक्सियोम नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी पूरा अपने हिस्से से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है वो अपने हिस्से से हमेशा बड़ा होगी। जैसे ये पूरा एरिया क्या है, ए है ना, और इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने बी निकाल लिया, ये रहा बाहर। ठीक है, ये बी निकाल लिया तो बी इज़ अ पार्ट ऑफ ए है, तो यानी ए बी से बड़ा हुआ। सिंपल सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सियोम नंबर 6, थिंग्स डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी अगर देखो ए ही दो बी का ट्वाइस है और सी भी बी का ट्वाइस है तो ए इक्वल टू सी होगा। यानी देखो जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ की डबल है दोनों ही, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। थिंग्स डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए टू बी के बराबर, सी टू बी के बराबर, तो ए सी के बराबर। ठीक है, अब इसी को ना जैसे तुमने ऊपर क्या किया था एक्सियोम में, एक में प्लस तो नीचे फिर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी यही कर दो। यहाँ डबल किया है तो यहाँ हाफ कर दो। थिंग्स हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी क्या है, ए अगर बी का हाफ है और सी भी बी का हाफ है तो ए और सी किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। देखो इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, आपको बस इनको याद करना है इन टॉपिक्स को,
ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नंबर वाइज याद कर लेना, ये आपको अभी भी सलाह होगी एक्सियोम 1 एक्सियोम 2 ऐसे करके, कि एक्सियोम 1 क्या बोल रहा है, 2 क्या बोल रहा है, ठीक है ना। और भाई पोस्टुलेट्स को भी मैं आपको ऐसे ही सलाह दूंगा, आप पोस्टुलेट को नंबर वाइज याद करो कि पोस्टुलेट 1 क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट 2 क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट 3 क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टली कई बारी ऑप्शंस में ऐसे आता है कि भाई ऑप्शन में आंसर आ जाएगा पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3 और पोस्टुलेट 4, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो पोस्टुलेट याद आते ही क्या याद आता है, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, और पोस्टुलेट इज अ ट्रू स्टेटमेंट जिसका हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। Postulate number 1. A straight line may be drawn from any one point to any another point. ठीक है, only a unique line can be drawn from 2 points. ठीक है, इससे हम एक एक्सियोम भी मान सकते हैं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है ना, मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ड्रॉ होकर दूसरे पॉइंट तक जा सकती है कोई भी एक स्ट्रेट लाइन। यानी देखो, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इनसे एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, या दो पॉइंट रख लो तो एक से निकलेगी तो दूसरे तक कोई स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, ठीक है। अब इससे ना एक जो बढ़िया बात आती है निकल के, वो ये आती है कि दो पॉइंट होंगे ना तो उनमें से एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। दो पॉइंट होंगे तो एक ही लाइन बनेगी, तो ये स्टेटमेंट अपने को ध्यान रखनी है, ये एक एक्सियोम भी है, ओके, इसको एक एक्सियोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ पोस्टुलेट नंबर 2। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली फ्रॉम आइदर साइड। जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने रोका हुआ है, मान लो एक्स और वाई है, तो इसको चाहे वाई से बढ़ा दो चाहे एक्स से बढ़ा दो और अनंत तक बढ़ा दो तो भी कोई समस्या नहीं चाहिए, यहाँ से बढ़ा दो, चाहे सिर्फ एक ही साइड से बढ़ाओ, चाहे सिर्फ वाई से बढ़ाओ, चाहे सिर्फ, भाई ये वाई है ये एक्स है, चाहे सिर्फ एक्स से बढ़ाओ और चाहे भाई एक्स वाई दोनों से बढ़ाओ, जो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो कहीं से भी बढ़ा दो, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली फ्रॉम आइदर साइड, अनंत तक जा सकती है, ठीक है। अब पोस्टुलेट नंबर 3 को पढ़ते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी एक सर्कल को किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बनाया जा सकता है। भाई किसी कोई भी आर ले सकते हो और उस सर्कल का कोई भी सेंटर सी ले सकते हो, ठीक है, और सर्कल बन जाएगा। यानी सर्कल को यहाँ से क्या ज़रूरत आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, सर्कल को बनाने के लिए एक तो सेंटर चाहिए और एक क्या चाहिए, रेडियस। यहाँ से ऐसे मेन पॉइंट निकलता है, ठीक है। अब बेटा अगले पोस्टुलेट के आगे बढ़ लेते हैं हम। पोस्टुलेट नंबर 4। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जितने भी राइट एंगल हम इस धरती पे बना सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गया, यानी हर राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, और वो सारे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्यों, इससे ही आपके मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस, इसके कई सारे नाम भी है, ठीक है ना, और इसकी डेफिनेशन भी देख लो बड़ी सी है, तो इसके कई सारे नाम भी है पोस्टुलेट 5 के, वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे, और इससे कुछ चीज़ें निकल के आई हैं वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शंस में उनमें से कुछ भी दिख जाए तो आंख बंद करके पोस्टुलेट 5 लगा देना, ठीक है। अब चलते हैं पढ़ते हैं इसको कि ये है क्या। इफ अ स्ट्रेट लाइन meeting two other straight lines makes interior angles on the same side of itself, then the two straight line meet in the side where the sum of the interior angles is less than two right angles. Definition देखिए ना, देखो टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 90 180 डिग्री। तो डेफिनेशन थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आई हो तो फिगर से देखते हैं। भाई भाई दो स्ट्रेट लाइन है वो कहीं ना कहीं जा रही है, और उनसे कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन है जो उनसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप फिगर तक पहुंच गए होगे, ये रही पहली स्ट्रेट लाइन, ये रही दूसरी स्ट्रेट लाइन, और तीसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है ना जिनको अपनी तीसरी लाइन ने क्रॉस किया है, ये उसी साइड मिलेंगी जिस साइड जो ये एंगल बन रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री से कम होगा,
ठीक है। और ये हम ऑब्वियस सी चीज़ देख भी सकते हैं, देखो इधर 180 से ज़्यादा आ रहा है तो इधर ये लाइन नहीं मिल रही, इधर से तो ये डाइवर्ज हो रही है और इधर ही साइड कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो विल ये लिखा भी हुआ है, विल मीट दिस साइड। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को ना आपको ध्यान रखना है कि ये राइट एंगल्स, दो राइट एंगल यानी 180 डिग्री की बात कर रही है, दो एंगल सम की बात कर रही है। ठीक है, और लाइंस के मीटिंग पॉइंट की बात कर रही है। यानी देखो मीटिंग पॉइंट अगर ये बराबर हो जाए, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री बराबर हो जाए तो नहीं मिलेंगी इस तरफ, समझ रहे हो ना। और उससे बड़ा हो जाए तो भी नहीं मिलेंगी, तो छोटा या तभी मिलेगी। तो जित और ये देखो एक बार छोटा होगा तो क्या बनेगा, इधर ट्रायंगल भी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ना कनेक्ट करना इस चीज़ से। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट, देखो डेफिनेशन तो इतनी सी है बट कनेक्शन क्या आप क्यों बोल रहे हैं, कनेक्शन का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अभी पढ़ेंगे भाई यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को प्ले फेयर्स एक्सियोम भी बोला जाता है और पैरेलल पोस्टुलेट भी बोला जाता है। अभी जो बताया था वो तो है बेटा नीचे देखो यहाँ पे कि भाई एंग इसको इससे हम यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट से हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बताते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बताते हैं। और इसके अलग नाम है जैसे पैरेलल पोस्टुलेट, पैरेलल एक्सियोम, यूनिकनेस ऑफ पैरेलल्स एक्सियोम, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी ऐसे ट्रायंगल भी पॉसिबल हो सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है और सिमिलर है, उनकी एग्जिस्टेंस इसने बताई। अल्टरनेट एंगल क्राइटेरिया फॉर, वैसे बोलते हैं ना कि भाई दो लाइन ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइन, ये जो लाइन है पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वाला जो है अल्टरनेट एंगल क्राइटेरिया वो भी इसी से निकलता है कि रेक्टेंगल बन सकता है, ये भी हमारा ये फिफ्थ पोस्टुलेट बताता है। पैरेलल लाइंस डिस्टेंस प्रॉपर्टी, यानी पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, यहाँ से हमें वो भी पता लगता है। और लैम्बर्ट्स क्वाड्रिलेटरल स्टेटमेंट कि भाई वो है क्या देख लो, इफ़ थ्री एंगल्स आर राइट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल राइट एंगल हो गए तो चौथा है ना वो राइट एंगल होगा, वो स्टेटमेंट इसकी है। तो ये भी इसी से निकल के आती है। होप सो आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, याद करना है। ठीक है, याद करने का तरीका अभी मैंने बताया भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब ये पैरेलल पोस्टुलेट, पैरेलल एक्सियोम, ये इधर बता देता हूँ। देखो ये डेफिनेशन से ही आया है। ठीक है, ये भी नीचे डेफिनेशन से ही आए हैं, इसकी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इससे निकली हुई। अब देखो फ्रॉम यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट प्ले फेयर्स एक्सियोम या पैरेलल पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन अ गिवन लाइन, जैसे ये गिवन लाइन है और एक ये पॉइंट है जो उस लाइन पर नहीं है, देयर इज एग्जैक्टली वन लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इन अ प्लेन। यानी ये जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं ना, ये ध्यान रखना ये बात, जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उसमें इस पॉइंट के थ्रू इस गिवन लाइन के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है और दूसरी लाइन नहीं खींच सकती। तो यानी ये क्या है, यूनिकनेस को भी दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिकनेस ऑफ पैरेलल्स एक्सियोम भी आया है यहाँ से। ठीक है बेटा, तो सो आपको फिफ्थ पोस्टुलेट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे बेटा, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे कि थ्योरम क्या होती है। देखो थ्योरम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, आई थिंक स्पेलिंग हमेशा यही लिखी जाती है REM, बट मेरे से ना हमेशा RAM ही लिखी जाती। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो, मैथ्स के टीचर की तो क्या ही स्पेलिंग देखेंगे। अब थ्योरम को क्या बोलते हैं, देखो अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रुथ हैज़ बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड विद प्रूफ। यानी देखो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हमने एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स, क्योंकि यही तो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ बना दिया। इनका क्या बना दिया, प्रूफ बना दिया। और तो फिर इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को जिसका प्रूफ हमने बना लिया है विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे। एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको दे ही रखा है। एग्जाम्पल क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी देखा ना ये किस पे बेस है, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेमा, लेमा क्या होता है, अ बेसिक रिजल्ट यूज्ड टू प्रूव बिगर रिजल्ट्स। यानी देखो एक ऐसा छोटा सा रिजल्ट जिसकी हेल्प से हम बड़े रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, यही इसकी मेन डेफिनेशन रहेगी। जैसे एक प्राइम है P, वो डिवाइड कर रहा है दो नंबर्स को A और B को।
ठीक है, जो आपस में को प्राइम है। तो इसका मतलब है या तो पी ए को डिवाइड कर रहा है या पी बी को डिवाइड कर रहा है। तो ये एक यूक्लिड्स लेमा है। अब ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो लेमा भी आपको होप सो क्लियर हो गया हो। अब आ जाते हैं प्री पोजिशन पर। देखो प्री पोजिशन क्या है, प्रूव्ड एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेस इंपॉर्टेंट देन थ्योरम। ये भी एक प्रूव और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, लेकिन थ्योरम जितना यूज नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ना, 9th 10th में 11th 12th में ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितनी यूज होती है। ठीक है, ये एक थ्योरम है, बट प्रीपोजिशन ऐसी ही थ्योरम टाइप ही होती है, बट वो थ्योरम से इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो अगर x ऑड है ना तो 2x क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रीपोजिशंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ क्रॉलरी। ठीक है, क्रॉलरी क्या होती है, शॉर्ट रिजल्ट ऑफ अ थ्योरम, यानी एक थ्योरम से निकला हुआ शॉर्ट रिजल्ट। देखो जैसे एग्जांपल देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी सभी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो इसी स्टेटमेंट से यानी एक थ्योरम से ही निकला हुआ रिजल्ट है कि भाई नो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑब्ट्यूज, यानी किसी ट्राइंगल का एंगल क्या नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, यानी थ्योरम से ही निकला हुआ एक रिजल्ट है। ओके, यानी थ्योरम को हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड पार्ट को हमने क्रॉलरी बोल दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाओ कंजेक्चर। अनप्रूव्ड स्टेटमेंट बट बिलीव्ड टू बी ट्रू, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको मैथमेटिशियंस और हम क्या है आज तक ना प्रूव नहीं कर पाए कि भाई वो फॉल्स है। समझ में आ गया? और या फिर उसको ट्रू भी नहीं प्रूफ कर पाए हैं, ना तो उसको ट्रू प्रूफ कर पाए ना फॉल्स कर पाए, और उसको माना जाता है कि वो क्या है, सत्य है। ठीक है, यानी अनप्रूव्ड स्टेटमेंट बिलीव टू बी ट्रू। तो देखो इसके दो एग्जांपल, एक कोलार्ड्स कंजेक्चर, एक पॉइनकेयर कंजेक्चर, ये ध्यान रखना, जिसमें से बेटा ये शायद प्रूफ हो चुकी है अभी रिसेंटली। ठीक है, ये कोलार्ड्स कंजेक्चर है, इसको हम पढ़ते हैं। ये देखो आपके ना 6th क्लास में या फिर छोटी क्लासेस में कोलार्ड्स कंजेक्चर आया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको ना फेमसली 3n+1 प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो चलो इस पे एक बारी थोड़ा सा स्टडी करके देखते कि ये होता क्या है। देखिए, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कोलार्ड्स कंजेक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, कोलार्ड्स कंजेक्चर। ओके, तो ये है कोलार्ड्स कंजेक्चर। अभी इसको ध्यान देते हैं, मैं तो भाई इसको हाईलाइट कर रहा था, कोलार्ड्स कंजेक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रूल, देखो इसके रूल हैं दो। रूल क्या है, अगर नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, चाहे 500 से 600 से 700 से, अगर वो नंबर इवन है ना तो उसका हाफ कर दोगे और नेक्स्ट नंबर पर पहुंच जाओगे। और अगर वो ऑड है ना तो उसका 3 टाइम्स करके उसमें 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो हम 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 बेटा इवन है ना, इवन है तो क्या करोगे, हाफ, यानी 6 आ गया। 6 क्या इवन है ना, हाफ कर दो, 3 आ गया। 3 क्या ऑड, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 +1 10। 10 क्या आ गया, 10 फिर से इवन आ गया तो हाफ कर दो, यानी 5। 5 फिर से ऑड आ गया, अब ऑड आ गया तो इसका डबल करो, 5 2 ज़ा 10, 10+1 क्या आ गया, 5 3 ज़ा है ना, 3 टाइम्स करना है, तो 5 3 ज़ा 15 +1 कितना आ गया, 16। 16 इवन आ गया, हाफ कर दो, 8। हाफ कर दो, इवन आ गया 4। हाफ कर दो, इवन आ गया 2। 2 क्या आ गया बेटा, 2 फिर से इवन आ गया तो फिर से हाफ कर दो, 1 पे पहुंच गए। अब 1 को देखोगे तो 1 ऑड आ गया तो इसका 3 टाइम करो, 3 1 ज़ा 3 +1 यानी 4। अब 4 से फिर यही साइकिल, तो लास्ट में 4 2 1 4 2 1 पे हम आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और देता हूँ कि हमने 17 से शुरू किया। ठीक है, 17 एक ऑड नंबर है, तो हमने किया 17, 17 गुना 3 यानी 51, 51 +1 52। तो ऑड है तो 3 टाइम्स करके +1, और इवन है तो हाफ करना है। ठीक है, अभी क्या है, इवन है, हाफ कर दो, 26 आ गया, हाफ कर दो, इवन है तो 13 आ गया, 13। 13 3 ज़ा 39 +1 40। ठीक है, 40 का क्या करना है, हाफ। 20 आ गया, 20 हाफ। 20 का हाफ कितना है, 10। 10 का हाफ कितना आ गया, 5। और 5 से बेटा वही सीरीज स्टार्ट। देखो कोलाज कंजक्शन क्या कह रहा है ना, कि जब हम ये 3n+1 वाला रूल बोलते हैं और नंबर का इवन हो तो हाफ करते हैं, तो हम है ना ऑलवेज हमेशा 1 पर पहुंचते हैं। ठीक है, लास्ट में फाइनल में हम किस पर पहुंचते हैं, 1 पे पहुंचते हैं। और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि
कब तक 1 पर पहुंचेगी, क्या ये सच है, मान इसको सच रहे हैं, ठीक है, बट इसका कोई प्रूफ अभी तक आया नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, चैनल को प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, पीडीएफ्स और डाउट्स के लिए आप वही प्रज्ञान सागर डॉक्स पीडीएफ के लिए और प्रज्ञान सागर डाउट्स के लिए चैनल टेलीग्राम पर है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक जो आपको अभी तक कराया समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लिख दो, और कमेंट्स में लिखने के बाद उस पर एक वीडियो पक्का आएगी। तो ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।